Welcome back, dear aspirants. Today we are back with the prelims booster. आज हम लोग कवर करेंगे टेस्ट थ्री का जो क्वेश्चन पेपर था वो मैंने ऑलरेडी हमारे जो चैनल है टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैंने उसका लिंक PDF अपलोड कर दी थी. आई होप आप सबने उसको अटेम्प्ट किया होगा. सो लेट्स अब हम उसके आंसर्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और आप अपने आंसर्स को भी चेक कर लेना और आपके आंसर गलत क्यों हो रहे हैं वो भी आपके लिए मैटर करता है, सही क्यों हो रहे हैं वो भी मैटर करता है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन वो क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल एक्ट. जो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल एक्ट है वो किसके अंदर आता है? दैट कम्स अंडर द कंपनी कंपनीज एक्ट 2013, नॉट इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट. मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट 2013 ऐसा कुछ है ही नहीं है. इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट 2016 है. तो इसके साथ जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है? गलत. अगर जहां जहां ऑप्शन में हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिख रहा है उसको हम क्या कर देंगे? रॉन्ग. Now let's start with the second option. ये क्या? The appellate tribunal to hear and dispose of appeal against any direction issued for the decision made or order passed by Competition Commission of India. ये एक appellate जो hear करती है वो order जो सारे pass किए जाते हैं. Yes, the second option is correct, but the first is इनकरेक्ट. ओके, बिकॉज एज सच मैंने आपको जैसे बताया कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट 2013 एज सच है नहीं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट 2016 है. ओके, पहला उन्होंने भी ये रीजन दिया जो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो कॉन्स्टिट्यूट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. ओके, फॉर हियरिंग द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल लॉ एंड NCLT जो कब काम में आया है 1 जून 2016 में. और दूसरा हमारा करेक्ट हो जाता है. जो NCLT है वो एक एपेलेट ट्रिब्यूनल है जो हियर करता है एंड डिस्पोज करता है जितनी भी अपील्स अगेंस्ट एनी डायरेक्शन इशूड ऑफ और डिसीजन मेड और ऑर्डर पास्ड बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अभी हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि NCLT है क्या. मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास क्या उसके पास जो पावर्स हैं वो अंडर द कंपनीज एक्ट टू एडजुडिकेट द प्रोसीडिंग्स. अब किस किस की प्रोसीडिंग उसके अंदर आ सकती है? पहला इनिशिएटेड बिफोर द कंपनी लॉ बोर्ड अंडर द प्रीवियस एक्ट. जो पहला एक्ट कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956 जो 1956 के अंदर थे वो सारे अब एक्ट किसके अंदर आ जाएंगे? NCLT के अंदर. जो भी पहले जो केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं बिफोर द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें जितने भी केसेस है जो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी से रिलेटेड है, स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985 वो किसके अंडर आएंगे? NCLT की अंडर आएंगे. नेक्स्ट जो भी जितने भी सारे पेंडिंग केसेस पड़े हैं एपिलेट अथॉरिटी के फॉर द इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन वो भी इसके अंदर आ जाएंगे. जो pertain to claim of operation and mismanagement of a company, winding up of companies and all other powers prescribed under the Companies Act. Decisions of the tribunal may be appealed to the National Company Law Appellate Tribunal, the decision of which may further be appealed to the Supreme Court of India on the point of law. The Supreme Court of India has upheld the Insolvency and Bankruptcy Court in its entirety. Okay, now let's move to the next question. ये हमारा क्वेश्चन किसके साथ रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. अगर हमें पता हो जो पहला लॉ कमीशन था वो एस्टेब्लिश बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ना कि 1853. तो इसी के साथ ही जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है. सो लेट्स रीड द सेकंड स्टेटमेंट. इट इज एस्टेब्लिश्ड फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर एंड वर्क एज an advisory body to Ministry of Law and Justice. Yes, ये जो सेकंड है वो हमारा करेक्ट है, लेकिन जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट हो जाता है बिकॉज ये किसके अंदर, ये कब बना था पहली बार? चार्टर एक्ट 1833 के टाइम पे. अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज एरा इन 1834 बाय द चार्टर एक्ट 1833. उस टाइम पे और किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? बाय लॉर्ड मैकुले. जो कमीशन था वो एस्टैब्लिश किया जाता है फॉर अ
टेन्योर एक फिक्स टेन्योर होता है जिसका काम क्या होता है, एडवाइस, एक तरह की एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करना है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए। अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें, जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वो एक तरह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो स्टैब्लिश की गई है एक ऑर्डर के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और इसका जो मेजर फंक्शन क्या है वो लाइक काम करना और किसके ऊपर, लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर। इसकी जो मेंबरशिप है वो प्राइमरली कंपोज ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स, इसमें लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं हु आर इंटरेस्टेड और मैंडेट बाय अ गवर्नमेंट। जो पहला लॉ कमीशन अगर हम इंडिपेंडेंट के बाद की बात करें वो कब आया था, 1955 में। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट अ ऑर्चिड हॉटस्पॉट। हम लोगों को पता होना चाहिए जो ऑर्चिड्स हैं वो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में और वेस्टर्न घाट में। ओके, तो अब इनमें हम लोग दिमाग में रखते हुए जो रन ऑफ कच्छ है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, तो इसको तो हम पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ना तो ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है ना ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। ओके, तो ये बिकॉज ये हमारा वेस्टर्न पोर्शन का पार्ट है, ये राजस्थान के पास आता है, राजस्थान गुजरात के पास रन ऑफ कच्छ आता है, तो फर्स्ट तो इसके साथ हमारा एलिमिनेट हो जाता है जिसमें लाइक ओके। अब उसने पूछा है नॉट, एक ही मिनट हुआ है तो हमारा फर्स्ट के साथ बाकी जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाता है, करेक्ट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया एंड ईस्टर्न हिमालय। ओके, अगर हम बात करें ऑर्चिड्स के बारे में, जो ऑर्चिड्स हैं वो इंडिया में, हिमालय में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड वेस्टर्न घाट में इसके हॉटस्पॉट्स हैं। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो ऑर्चिड्स हैं वो कहाँ पाए लाइक रिकॉर्ड किए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे कितनी स्पीशीज है, 612। और उसके बाद अगर हम बात करें सिक्किम में 560, 560 एंड वेस्ट बंगाल में भी 560, दार्जिलिंग हिमालय में कितनी है, ऑल्सो हैज द हाईएस्ट स्पीशीज कंसेंट्रेशन विद द 479 स्पीशीज। जो अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया रैंक, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, वो टॉप इन द स्पीशीज कंसेंट्रेशन इन द वेस्टर्न घाट विद हैव द जो एंडेमिक ऑफ द ऑर्चिड। जो एंडेमिक होता है, एंडेमिक तो क्या मतलब होता है, कोई ऐसी चीज जो एक ही पर्टिकुलर एरिया में पाई जाए और कहीं और ना पाई जाए। ओके, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ, वो क्या है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। मैं आपको एक बात बता दूं, जो विक्रमशिला लाइक डॉल्फिन लाइक हमारे देश में डॉल्फिन को लेके एक ही लाइक गंगेटिक डॉल्फिन के लिए एक ही हमारी स्पेशल डॉल्फिन सेंचुरी है जो कि बिहार में है। विक्रमशिला इज रिलेटेड टू बिहार, ये बात आप अपने दिमाग में रख लो, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज इन बिहार। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जो गंगेटिक डॉल्फिन है, लाइक जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, उसको सुसु भी कहा जाता है। सुसु क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जब मूव करती है लाइक ये पानी के अंदर ये सांस नहीं ले पाती, और जब भी इनको सांस लेनी होती है तो ये पानी के बाहर आती हैं और बाहर से ऑक्सीजन लेती हैं, तो फिर ये जब भी ये सांस लेती हैं तब सू की आवाज आती है। और ये इनहेबिटेंट है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और जो हमारी कर्णफुली संगू रिवर सिस्टम जो कि नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश में है। ओके, अगर हम रिवर्स की बात करें वो कौन सी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्णफुली। और अगर हम कंट्रीज की बात करें, इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश, यहीं ये पाई जाती है। IUCN का जो इसका स्टेटस है वो क्या है, इंडेंजर्ड है, और ये ब्लाइंड होती है, मतलब ये देख नहीं पाती, और ये जो लाइक अपना शिकार कैसे करती हैं, ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स को लाइक प्रोड्यूस करती हैं। जब उनके पास बाउंस बैक आ जाता है फिर वो अपने लाइक एक इमेज बना लेती हैं कि कितनी दूर इनका शिकार है। ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा रिलेटेड टू है लाइक ज्योग्राफी। टर्की इज बॉर्डर्ड बाय, पहले हमें पता होना चाहिए टर्की में टर्की के बॉर्डर में कौन कौन सी कंट्रीज है। वो है ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजानी एन्क्लेव ऑफ नकावियन, ईरान, इराक, इराक एंड सीरिया। ओके, अभी हम देख लेते हैं, सीरिया है लेकिन जॉर्डन नहीं है। अगर जॉर्डन हम सेकंड को एलिमिनेट कर दे तो जहां जहां सेकंड है उसको कर दो। अभी फॉर्चुनेटली इन सब में सेकंड था तो हम लोगों ने जॉर्डन को एलिमिनेट करके इसका आंसर हमने पा लिया। इसका आंसर क्या है, ए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लाइक आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, हमारा जो मेन मोटिव है वो ये नहीं है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं, लाइक हमारे आंसर ठीक हो रहे हैं या गलत, वो तो है ही। हमने ये भी साथ में रखना है कि क्वेश्चन को लाइक इजी और कम टाइम में हमने कैसे सॉल्व करना है। जो चीज आपकी कम टाइम में, लाइक मान लो कि आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट करके अगर आप अपना आंसर निकाल सकते हो तो बाकी ऑप्शंस को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑप्शंस को भी पहले कंसंट्रेट करना है कि पूछा क्या गया था, जो आपका जो टाइम है वो ज्यादा वेस्ट ना हो।
ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मोर ओवर, अगर आपको हमारे ये जो पीडीएफ है उनके पीडीएफ नोट्स चाहिए, चाहे वो द हिंदू से रिलेटेड हो, चाहे वो विजन आईएएस के हो, या मेंस आंसर राइटिंग के साथ हो, या प्रीलिम बूस्टर के प्रोग्राम के हो, तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम रेगुलर बेसिस पर जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होती है उसके साथ ही हम लोग इसके पीडीएफ को अपलोड कर देते हैं, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल has the power to hear all civic cases relating to the environmental issue and questions that are linked to the implementation of which of the following laws. Okay, अब हम लोग रेगुलरली एनजीटी का न्यूज़पेपर में हमारे पास कुछ ना कुछ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेके आ ही रहा होगा। आई होप आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया होगा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसकी हियरिंग एनजीटी के अंडर नहीं होती। तो 3rd और 4th को एलिमिनेट कर दे तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर क्या आ जाता है, 1 और 2। इसी के साथ हमारा जो ये क्लियर हो जाता है। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनजीटी के बारे में। जो एनजीटी है उसके पास स्पेशल पावर्स है, जितने भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड केसेस है, सिविल केसेस, उनको ये हैंडल करते हैं। अब कुछ एक लिस्ट दी हुई है कौन कौन से केसेस है जो एनजीटी के अंदर आते हैं, वो हम वैसे तो रेगुलर भी डिस्कस करते हैं लेकिन अभी यहाँ पर भी करेंगे। ओके, वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974, वाटर सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। और कौन से एक्ट इसमें नहीं आते, जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 एंड फॉरेस्ट एक्ट 1927। ओके, वैसे मैंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए एक अलग वीडियो भी बना रखी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। इसके बाद आप लोग उस वीडियो को भी एक बार चेक कर सकते हो अगर आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, और अगर आपसे क्वेश्चन ही आ जाता है मेंस की आंसर राइटिंग में एनजीटी के बारे में डिफाइन करो, या कोई ऐसी बॉडी जो कि स्पेसिफिकली किसके लिए हो, एनवायरमेंट के लिए हो, उसकी जिसकी जुरिसडिक्शन में स्पेशल कोर्ट आती है, तो उसमें आप एनजीटी को डिफाइन कर सकते हो। ओके, उसकी वीडियो का लिंक इस वीडियो के बाद आप उसके जा सकते हो, उसको सर्च कर उसमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हो। ओके, सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे अब एनजीटी के बारे में आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं। ये जो एनजीटी है ये सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में थी, और इंडिया पहली ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जिसमें इन्वायरमेंट को स्पेसिफाई करते हैं ऐसी कोई बॉडी है। जो एनजीटी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कौन से एक्ट के अंदर आती है, एनजीटी एक्ट 2010 के तहत ये बनी है, और इसमें जो स्पीडी डिस्पोजल के लिए बनाई गई है। इसका काम क्या है कि जो भी केसेस आ रहे हैं उसको 6 वीक्स और 6 मंथ के बीच में उसको कवर करना, और ये जो अपना इसका जो फैसला होता है ये डिपेंड करता है इसके लिए जो ट्रिब्यूनल ये बाउंड नहीं होती कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 908, बट ये किसके ऊपर अपना डिसीजन सुनाती है, नेचुरल जस्टिस के ऊपर। और जो नेचुरल जस्टिस है उसके 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल ये है, नो वन शुड बी पनिश विदाउट द हियरिंग, मतलब किसी को भी उसको सुने बिना उसको सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा है, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस, मतलब कोई भी अपने ही केस का खुद जज नहीं हो सकता। इसके जो अगर हम प्रिंसिपल बेंच की बात करें, इसकी प्रिंसिपल बेंच है न्यू दिल्ली में। रीजनल बेंच की बात करें तो कुछ एक रीजनल बेंचेस हैं जैसे कि भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई में। ओके, अब जो इंडिया है वो 3rd कंट्री है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। कौन कौन से एक्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और कौन से नहीं होते वो भी हम लोगों ने क्लियर कर लिए। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 है। हम लोगों को स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या, इट सिक्योर राइट ओवर कॉमन प्रॉपर्टी फॉर रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ये सिक्योर करता है जितने भी राइट है कॉमन प्रॉपर्टी को, उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को लेके वहां की कम्युनिटीज की, उनको सिक्योर करता है। दूसरा क्या, ये रिकॉग्नाइज करता है राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जो ग्राम सभा है उसके पास अथॉरिटी होती है किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, अगर डिटरमाइन करना है नेचुरल एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स को, तो ये भी करेक्ट है। इसके साथ जो हमारे ऑप्शन तीनों है वो क्या हो जाते हैं, करेक्ट। तो हमारा जो फर्स्ट
जो 7th क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाता है? डी। अब ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा देख लेते हैं जो हमारा जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला क्या, ये जो लॉ है ये इसका मेन कंसर्न क्या है? द राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज को लेके, जो उनकी लैंड टू द लैंड एंड अदर रिसोर्सेज जो कि वो उनके पास है, लाइक काफी सालों 10 सालों से, एज अ रिजल्ट ऑफ जो वहीं पे रह रहे हैं उनके राइट्स को बचाने के लिए ये इनेक्ट किया गया था, प्रोटेक्ट करने के लिए जो मार्जिनलाइज सोशो इकोनॉमिक क्लास है और ऑफ द सिटीजन, एंड बैलेंस करने के लिए राइट टू एनवायरमेंट एंड द राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड। मतलब अब हम लोग एनवायरमेंट को बचाने के लिए वहाँ के जो ड्वेलर्स हैं उनको हम सीधा घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ये इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। अगर हम टाइप्स ऑफ राइट की बात करें, कौन कौन से राइट मिलते हैं जो वहाँ के ड्वेलर्स है, ड्वेलर मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटीज वहां रहती है, उनको टाइटल राइट मिलता है, यूज राइट मिलता है, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट मिलता है, एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट मिलता है। अब जो टाइटल राइट क्या है, मतलब उनको जो उनके पास जो ऑनरशिप है, मान लो कि 2005 से पहले 13 दिसंबर 2005 से पहले के ही अगर वो वहां पर वो लैंड ऑनर हैं तो उनके पास ऑनरशिप है, जो लैंड है वो उन्हीं के नाम पे रहेगी। मतलब बट ये है कि जिसके नाम पे जमीन है उसी को ही वहां पे काम करना होगा। ऐसा नहीं कि जिसकी जमीन है वो वहां पे किसी और को देके कहीं और चला जाए, ऐसा नहीं। ओके, नेक्स्ट इज यूज राइट। यूज मतलब वो वहां पर किसी भी तरह के जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग द ऑनरशिप और ग्रेजिंग एरियाज, और जो उनके पैस्टोरल और रूट्स एक्सेट्रा वो उनको डिफाइन कर सकते हैं। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट to rehabilitation in case of illegal eviction or forced displacement, and basic communities are subject to restriction any forest protection. Okay, ये जो क्वालिफाई करता है फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बी एलिजिबल फॉर रिकॉग्नाइज ऑफ राइट अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट। ओके, इसमें 3 कंडीशंस दी गई है। वो क्या है? पहला, वो शेड्यूल्ड ट्राइब उसी एरिया का होना चाहिए, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो उसी फॉरेस्ट की होनी चाहिए, उसी एरिया में डेवलप करने वाली होनी चाहिए, वो ही क्लेम कर सकती है, कहीं और जाके नहीं वो क्लेम कर सकते। दूसरा क्या है? वो 13 दिसंबर 2005 से पहले से ही वो वहां रह रहे होने चाहिए। तीसरा है वो उनका जो लाइवलीहुड है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए? फुली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट और द फॉरेस्ट लैंड। ओके, so let's is question number 8, that is the 103rd Constitutional Amendment Act। बच्चे जो 103rd Constitutional Amendment Act है वो उसमें क्या है? वो हमारा जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में कुछ एक क्लॉज 6 ऐड किए गए हैं, जिसके अंदर 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन ऑफ क्लासेज अदर देन द क्लासेस मेंशन इन द क्लॉज 4 and 5, मतलब 4 and 5 के अलावा जो भी रह गए हैं और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको आर्टिकल 15 पॉइंट क्लॉज 6 नया ऐड किया गया। वो कौन सी अमेंडमेंट है? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में रखोगे। और कितने परसेंट रिजर्वेशन की बात हो रही है? 10%। इसको 20 या 15 हो जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, 10 ही है। और 50 जो भी इंफॉर्मेशन 4 या 5 क्लॉज में नहीं थी वो अभी 6 क्लॉज में ऐड कर दी गई है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ओके, ये आप लोग ध्यान में रखोगे। यस, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती है। और ये क्या है? जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो प्रोस्पेक्ट है ये वर्ल्ड बैंक की सेमी एनुअल फ्लैगशिप पब्लिकेशन है। ओके, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर क्या है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये किनको मिलता है? ये बीचेस को मिलता है। उनका कुछ एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है उनकी क्लीननेस को लेके, एनवायरमेंट प्रॉपर्टी को लेके, उसके हिसाब से उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? इट इज एन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन कंफर्ड ऑन द बीचेस दैट मीट द सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ क्लीननेस and environmental property. Yes, the first statement that is बिल्कुल correct. It is confirmed by the UN Environment and IUCN. नहीं, वे इसके साथ IUCN का नहीं है, जहां तक मुझे पता है। इसके साथ बहुत सारी कुछ एक बॉडीज है जिन्होंने मर्ज करके इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात की। और इंडिया में हमारे यहाँ एक ही है जिस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। आई गेस वो कोंकण एरिया में है। ओके, तो अभी हम इसको देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ए, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। तो अभी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, वो हम लोगों को पता था। नेक्स्ट इज इट इज सर्टिफिकेशन बाय द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन दैट अ बीच
Mariana or sustainable rotating tourism operator need to स्ट्रेट द स्टैंडर्ड्स। ओके, अब यहाँ पर अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, ये 1985 में स्टार्ट किया गया था। इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन यूरोप 1987। ओके, और जो कुछ एक एरियाज हैं एंड इन एरियाज आउटसाइड द एरिया सिंस 2001, वहां से 2001 से स्टार्ट हो रहा है, जब से जो साउथ अफ्रीका उसने ज्वाइन किया है। जापान, साउथ कोरिया आर द ओनली कंट्रीज ऑफ द साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशिया जिनके पास जो ब्लू दे हैव द ब्लू फ्लैग बीचेस। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में हमारे पास कौन सा चंद्रभागा बीच है जो कि कोनार के कोस्ट ऑफ ओडिशा में है। इज द ओनली इंडियन टू गेट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, दैट इज रिलेटेड टू द पोकाली राइस। ओके, पोकाली राइस रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि इसको क्या मिला है, अभी जीआई टैग मिला है। ओके जी, अभी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज एन इंडिजिनियस वेराइटी ऑफ राइस प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली लो रीजन ऑफ द असम। नहीं, ये असम में नहीं पाया जाता। इट हैज जीरो फ्यूल टेम्परामेंट, इसमें ये जीरो रिक्वायर नो कुकिंग टू बी कंज्यूम। नहीं भी ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं है। जो पोकाली राइस है वो लाइक ये क्या है, ये लाइक सैलाइन एरिया, ये केरला में पाए जाते हैं। ये लाइक एक यूनिक सैलाइन टॉलरेंट राइस वेराइटी है जो कल्टीवेट की जाती है यूजिंग द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इन एन ऑर्गेनिक वे इन द वाटर लॉग कोस्टल रीजन। और ये जो लाइक इसकी कल्टीवेशन कब होती है, जून टू अर्ली नवंबर और मिड नवंबर टू मिड अप्रैल। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला, वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काफी न्यूज में रहता है, जैसे कि हमारा जो वेना कन्वेंशन को लेकर एक जो केस है कुलभूषण यादव का, वो लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो हम इसके बारे में चल रहा है और इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला क्या है, इट इज अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यस, बिल्कुल ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड फॉर 3 years। नो, इनके जो 15 जजेस तक तो ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट किए जाते हैं 9 साल के लिए। ओके, तो जो सेकंड है इसके साथ हमारी वो क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। अगर सेकंड इनकरेक्ट हो गई है तो ना तो ऑल ऑफ अबव हो सकती है, ओके, ना हमारी हो सकती है 1 and 2। जहां जहां 2 है उसको हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट। इसको एलिमिनेट करके हमें थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी और हमारा आंसर क्या आ गया, 1 and 3। ओके, तो एक बार हम थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वंस इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द कोर्ट इज डेलीगेट नीदर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री नॉर ऑफ दैट ऑफ एनी अदर स्टेट। ओके, अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये जो लाइक जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ये 1945 में बना था। इसका मेन काम क्या है कि जो लाइक जस्टिस के जो भी इंटेग्रल पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, मतलब जो उसके मेंबर्स हैं उनके लिए जो लाइक इंटरनेशनल लेवल के जो मुद्दे उनको सॉल्व करना। इसमें जो टोटल 15 जजेस को इलेक्ट किया जाता है 9 साल के लिए, 9 साल का इनका टर्म होता है, बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इनको लाइक लाया जाता है। ओके, इलेक्ट किया जाता है। इन ऑर्डर टू इंश्योर द डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी 1/3 ऑफ द कोर्ट इज इलेक्टेड एवरी 3 year। मतलब यहाँ पे जो इलेक्शंस है उनमें 1/3 हर 3 साल में होती है, लेकिन हर जजेस का जो टेन्योर है वो 9 year के लिए होता है। जो जजेस हैं वो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए शुड अ जज जब तक अगर चाहे वो मर नहीं जाते या रिजाइन नहीं दे देते और फ्रॉम हिज टर्म ऑफ लाइक अपने ऑफिस को जो छोड़ने तब तक वो री इलेक्शन के लिए आते रहते हैं। अगर कोई एक बार इलेक्ट हो जाता है, फॉर द मेंबर कोर्ट इज डेलीगेट नीदर द गवर्नमेंट ऑफ ओन कंट्री नॉर ऑफ दैट अदर स्टेट। अनलाइक मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स में क्या होता है, जो इंटरनेशनल ऑर्गन्स है, द कोर्ट इज नॉट कंपोज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे कोर्ट में कोई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते गवर्नमेंट के। अगर हम आपको एक और बात बता दें, यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, उनमें से ये अकेला एक ऐसा ऑर्गन है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड हगोई में है। बाकी सब कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ओके, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। और जो आईसीजे है वो एक सक्सेसर है किसका, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जो कब बनी थी, लीग ऑफ नेशन इन 1920 में बनी थी। ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लाइक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दलित पैंथर्स। जो दलित पैंथर्स के बारे में है वो हम देख लेते हैं। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द सोशलिस्ट मूवमेंट दैट सॉट टू कम्बैट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द अफ्रीकन अमेरिकन ड्यूरिंग द सिविल राइट मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट। मतलब ये जो यूनाइटेड स्टेट में लाइक जो रेशियल और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो लाइक को चलाने के लिए जो मूवमेंट चली थी, ये उससे इंस्पायर्ड थी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज बिल्कुल करेक्ट। तो इसके साथ जो हमारा वन है, जहाँ वन है वो हमारा करेक्ट है। जैसे कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, मतलब बी कभी भी नहीं हो सकता। इट वाज फाउंडेड बाय द रानी गैडोनुला एंड तीरथ सिंह। नहीं भाई, ये तीरथ सिंह नहीं, यहाँ तक मुझे पता है। इसके साथ किसी लाइक पवार का लाइक है, जेवी पवार ऑन लाइक इसको लाइक दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय नामदेव धासल एंड जेवी पवार ऑन 29 मई 1972। तो इसके साथ जो हमारा ऑप्शन ए है वो हो जाता है करेक्ट। तो नेक्स्ट मूव टू, अगर हम दलित पंथल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। जो दलित पंथन है वो एक तरह पंथल्स वो क्या है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम क्या है, जो लाइक कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है उसको खत्म करना। ये जो मूवमेंट है लाइक है डे लास्टेड फ्रॉम 1970 से चल रही है 1980 तक। दस इट वाज लेटर ज्वाइंड बाय द दलित बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट। बाद में इसको किसके द्वारा ज्वाइन किया गया था, दलित बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट के द्वारा इनको ज्वाइन किया गया था। ओके, जो दलित पेंसिल्स है वो एक तरह की रेनेसेंस इन मराठी लिटरेचर एंड आर्ट, रेनेसेंस के अंदर एक तरह का बदलाव लेके आना। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। अब ये जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है वो क्या है, द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट एंड ग्लोबल कार्बन एटलस इज एस्टैब्लिश्ड बाय द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। यस, बिल्कुल ठीक है। जो बजट और एटलस ये जीसीपी के द्वारा ही बनाया गया है। दूसरा, इट वाज फाउंड बाय द क्लाइमेट वल्नरेबल फॉर्म। नहीं, ये क्लाइमेट वल्नरेबल फॉर्म के द्वारा नहीं बनाया गया, इसका ओनली जो ऑप्शन है वो क्या है, ए। ओके, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो जीसीपी है ये 2005 में बनाया गया था, like established by the GCP in 2005. The global carbon budget in an annual publication of कार्बन साइकिल सोर्स एंड सिंक ऑन द ग्लोबल लेवल। मतलब कोई कंट्री किस एरिया में कितनी ज्यादा जो कार्बन है वो ज्यादा उसका सोर्स है और कहाँ पर ज्यादा सिंक हो रही है, इस बात को ध्यान में रखने के लिए। और इस्टेब्लिश किया एंड इस्टेब्लिश बाय जीसीपी इन 2013 ऑफ द ग्लोबल कार्बन एटलस। वो एक तरह का टूल है ये विजुलाइज करने के लिए कौन से जो विजुलाइजेशन डेटा रिलेटेड टू द ग्लोबल कार्बन साइकिल, उन सब डाटा को लाइक एक एटलस बनाया गया है कंट्रीज को लेके कि कहाँ पर ज्यादातर हमें ये सब देखने को मिलते हैं। जो जीसीपी है वो फाउंड किया गया एज अ पार्टनरशिप अमंग द किस पार्टनरशिप के साथ, इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, दूसरा द वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम, इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम एंड डाइवर्सिटीज, दूसरा अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अर्थ सिस्टम पार्टनरशिप। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम थोड़ा देख लेते हैं ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के बारे में। जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है वो क्या है, ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट है। किसके लिए, फ्यूचर अर्थ के लिए। मतलब हम लोगों ने अपनी फ्यूचर लाइक अर्थ का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए और रिसर्च करने, उसका जो रिसर्च पार्टनर है वो कौन है, ग्लोबल क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम। ये लाइक इट वाज फॉर्म्ड टू वर्क विद द इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी का जो इस्टेब्लिश किया जा सके कॉमन और म्यूचुअली एग्रीड नॉलेज बेस्ड स्पोर्ट पॉलिसी, जिसके साथ क्या हो, डिबेट एंड एक्शन लिए जा सके ताकि जो ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में जा रही हैं उसको अल्टीमेटली पहले कम किया जा सके फिर उसको खत्म किया जा सके। इसका मेन काम क्या है कि जो क्वांटिफाई करना ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन को एंड देयर कॉजेस को। ओके, ये जो प्रोजेक्ट है उसमें इंक्लूड किया जाता है ग्लोबल बजट। उसके 3 डायमेंशन होते हैं ग्रीन हाउस गैसेज में, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एफर्ट में रूरल अर्बन रीजनल कम्युनिकेटिव एंड नेगेटिव इमिशन को कंक्लूड किया जाता है। ये जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है ये 2001 में was established in 2001 and by a shared partnership। हम लोग ये पहले बता चुके हैं ये किस की शेयर्ड पार्टनरशिप के साथ है, जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड चेंज, वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम एंड डाइवर्सिटी। एंड लाइक इसकी जो पार्टनरशिप है वो किसके द्वारा कंस्टिट्यूट हुई थी, विद द अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप विच सब्सिक्वेंटली इवॉल्व इनटू द फ्यूचर अर्थ। ओके, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी एंड इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, मतलब सीकॉम। यहाँ पर क्या है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर द एजेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो लाइक सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, यस, द फर्स्ट ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इट सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट एक्टिविटीज इन इंडिया। बोथ आर करेक्ट। ओके, तो अभी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सीकॉम के। ये सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो भी इंडिया में हो रही हैं, और ये प्रमोट करता है रिसर्च एंड डेवलपर को, और जो स्टेक होल्डर्स हैं और पार्टिसिपेशन है इन द मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल एरिया इन इंडिया। और ये सपोर्ट करता है टू चेक द कोई कहीं पर कोस्टल रीजन जोन को लेके वायलेशन तो नहीं हो रही, और जो हमारी टेक्नोलॉजीज इनेबल करना, इन्फोर्स करना और उनको इम्प्रूव करना और लैंड रिफॉर्म्स करना, ये सब किसके अंदर आता है, सीकॉम के अंदर। जो सीकॉम है वो एक तरह का नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है इंडिया का, जो क्या करता है इन इंडिया इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICMP फेज 1, वो इसके अंदर आता है। जो सीकॉम है वो इम्बार्क किया गया है अपॉन द पायलट प्रोजेक्ट ब्लू फ्लैग बीच प्रोग्राम। अभी हम लोगों ने जो ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो इंडिया में एक ही है जो ब्लू फ्लैग बीच है, और फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई, मतलब वो भी इसी के द्वारा इसी के अंडर आता है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का, कि प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कोस्टल रीजन में, और बीचेस की मैनेजमेंट को करना, और अचीव करना जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है चार कैटेगरीज में। वो चार कैटेगरीज क्या है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन देनी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रखनी है, बीच गियर्स की, मतलब बीच गियर्स क्या होते हैं, जैसे बीच के आसपास का जो एरिया उनको साफ रखना है, बाथिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखना है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में इंक्लूड करना है क्लीनलीनेस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन द बीचेस। ओके, ये हो गया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये एक वर्ल्ड बैंक इट इज अ वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा सपोर्टेड एक प्रोजेक्ट है जिसका मेन एम क्या है, बिल्ड करना नेशनल कैपेसिटी को, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन की जा सके कॉम्प्रिहेंसिव वे में, कहाँ पर, कोस्टल मैनेजमेंट अप्रोच को लेके कंट्री में। ये जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या करना है, टू असिस्ट करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पर जो बिल्डिंग नेशनल कैपेसिटी है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल मैनेजमेंट अप्रोच इन द कंट्री, एंड पायलटिंग द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट अप्रोच इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कोसी रिवर। कोसी रिवर आते ही आपके सुनते या पढ़ते ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, कोसी रिवर इज ऑल्सो नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल। मतलब बहुत बार जो बंगाल में हम लोगों को डिजास्टर देखने को मिलते हैं कोसी की वजह से, इसलिए इसको सॉरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ओके, हम पहला इसमें स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज अ ट्रांस बाउंड्री रनिंग अक्रॉस द सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया, कोसी पढ़ते ही आपके दिमाग में बिहार आना चाहिए, तो यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो इसके साथ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो पहले इनकरेक्ट हो जाती है। दूसरा, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। नहीं भाई, ये ब्रह्मपुत्र की नहीं, ये गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो इसके साथ जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो क्या हो जाती है, इनकरेक्ट। अभी हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो कोसी रिवर है वो ट्रांसबाउंड्री रिवर है, रनिंग अक्रॉस द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ बिहार एंड नेपाल, मतलब यूपी एंड नेपाल नहीं, बिहार एंड नेपाल है, जैसे कि बिरतन नगर, पुरैनिया एंड कथिया। जो कोसी रिवर है इंक्लूड द सम रिवर दैट देयर आर सोर्स लाइक सेल्फ गवर्निंग जो टेरिटरीज है ऑफ द तिब्बत एंड चाइना। अब जो कोसी रिवर है वो फेमस ट्रिब्यूटरी और बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये बात आप ध्यान में रखोगे। अब हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। कोसी रिवर के बारे में, जो कोसी रिवर है ये एक इंटरमीडिएट रिवर है बोथ नेपाल एंड इंडिया की। जो कोसी रिवर की टोटल 7 ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक इन द हिमालयन माउंटेन रेंज। अब हम इसकी जो 7 ट्रिब्यूटरीज उनके नाम देख लेते हैं, वो कौन सी है, तंबाकोशी, सनकोशी, इंद्रावती, दुधाकोशी, अरुण, लिखू एंड तैमूर। ऐसा आपको नाम रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप 2-3 बार इनको देख लो, तो जो आपके क्वेश्चन में कभी आ जाए तो आपको आइडिया रहे। जो अगर तंबाकोशी आया है, सनकोशी आया, इंद्रावती, दुधाकोशी, अरुण, लिखू एंड तैमूर, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये है कोसी रिवर की। ओके, नेक्स्ट ये क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये गंगा रिवर की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है। जो कोसी रिवर है इज अ वॉली बाउंडेड बाय द स्टीप मार्जिन दैट डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम द that disconnect it from the year-long
Zangbo river of the north and Mahananda river of the east and Gandaki river of the west and the Ganga of the south. मतलब इसको अलग अलग जगह से ये ज्वाइन करती हैं. जो कोसी रिवर वो मीट करती है ट्रिब्यूटरीज को इन द महाभारत रेंज ऑफ 30 माइल और 48 माइल किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड नेपाल. अगर मैं बात करूं इसके जो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व कौन से सिचुएटेड है ऑन द रिवर बैंक ऑफ कोसी रिवर, तो हमारे पास दो है. पहला क्या है, कोसी टप्पू वाइल्ड लाइफ रिजर्व. दूसरा क्या है, सागरमत्था नेशनल पार्क. सागरमत्था एंड कोसी टप्पू वाइल्ड लाइफ रिजर्व किसके रिवर बैंक पर है, कोसी रिवर. इस बात को आप ध्यान में रखोगे. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ही नेक्स्ट है. क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल एग्जिट टेस्ट. जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है ये मैं आपको बता दूं, इट विल बी लाइक ये एक तरह का टेस्ट होगा. जैसे नीट का टेस्ट होता है ना मेडिकल में एंट्रेंस लेने के लिए, वैसे नेक्स्ट एक टेस्ट होगा जो फाइनल ईयर के मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे उनका लिया जाएगा, ताकि उनको जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे एम्स जैसे हॉस्पिटल है वहां पर उनको फॉर द इंटर्नशिप एंड उनकी प्रैक्टिस के लिए उनको एक तरह का सर्टिफिकेट मिल सके, ये उसके लिए होगा. इट विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री टू रिप्लेस द फाइनल ईयर MBBS एग्जाम and the used to allot the PG seats. हाँ, वे पोस्ट ग्रेजुएशन में सीट्स के लिए और फर्दर एम्स वगैरह में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए ये टेस्ट होगा, और ये फाइनल ईयर के MBBS के एग्जाम है उसको रिप्लेस करेगा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट. नेक्स्ट इज इट विल बी कंडक्टेड ऑन स्क्रीन फॉरेन to screen foreign medical graduate who want to practice in India. मतलब जो बाहर के बच्चे हैं जो इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं. तो ऑप्शन 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. इस बात को आप ध्यान में रखो कि जो नीट है वो मेडिकल में एंट्रेंस के लिए, और जो नेक्स्ट है वो मेडिकल के फाइनल एग्जाम को वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा. ये हम लोगों ने देख लिया. अब हम थोड़ा सा ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेशनल मेडिकल कमीशन बिल. जो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल है वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, और वो मर्ज करेगा कंट्री के जितने भी अच्छे जो मेडिकल एजुकेशन सेंटर है उनको मर्ज करने की बात करेगा. इसका मेन पर्पज क्या है, एक कॉमन फाइनल ईयर MBBS का एग्जाम करना, जिसको क्या बोला जाएगा, नेक्स्ट का क्या मतलब है, नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर द एडमिशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट एंड फॉर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन. मतलब वो किसी भी तरह की प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं. ये एक तरह का ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए भी होगा, और मैं आपको ये स्टेप बता चुकी हूँ. ये जो नीट है वो फॉर द एंट्रेंस है, कॉमन काउंसलिंग, एंड जो नेक्स्ट है वो कहाँ पर है, फॉर द फाइनल ईयर है. जो एंट्री टू पीजी प्रोग्राम विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट. जो भी जैसा भी रिजल्ट आएगा नेक्स्ट का उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एंट्री मिलनी है. जो कैंडिडेट है विल नॉट हैव टू अपेयर इन सेपरेट एग्जाम. उनको पीजी कोर्सेज के लिए कोई अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा. जो भी है वो किसमें हो जाएगा, नेक्स्ट में कवर हो जाएगा. ये एक तरह का सेटिंग अप इट प्रोवाइड फॉर द सेटिंग अप ऑफ मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल टू एडवाइज एंड मेक द रिकमेंडेशन ऑफ द पैनल. मतलब ये बाकी हम लोग आई डोंट थिंक कि हमें कुछ ऐसा देखने की जरूरत है. हाँ, जो मेडिकल कमीशन है वो रेगुलेट करेगा फीस को और जितने भी अदर चार्जेस होते हैं फॉर द 50% ऑफ सीट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. मतलब गवर्नमेंट में तो करेगा ही, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी इसको रेगुलेट किया जाएगा बाय जो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन बिल आया है. ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बायो रेमिडिएशन इनकरेक्ट. मतलब बायो रेमिडिएशन क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया मतलब नेचुरल अक्रिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनको यूज किया जाता है ताकि मिटिगेट किया जा सके जो इन्वायरमेंट में जो कंटेनमेंट्स आ गई हैं, जो पोल्यूशन आ गए, टॉक्सिक मटेरियल्स आ गए, उनको खत्म करने के लिए. ओके, तो इसके साथ जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन सी है वो अल्टीमेटली क्या हो जाती है, करेक्ट. ओके, बायो रेमिडिएशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें बैक्टीरिया को पानी में छोड़ दिया जाता है या कुछ एक प्लांट्स लगा दिए जाते हैं जिसके साथ क्या होता है कि वो जो टॉक्सिसिटी है उसको खत्म कर देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन रिलेटेड टू द ज्योग्राफी. ये क्या है, इंडियन स्टेट बॉर्डर कौन सी जो इंडियन स्टेट्स हैं वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं. ओके, तो अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं. पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं. वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी मैं गलत हो गई, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. ओके, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया था पहले. ओके, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर
नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास बिहार तो ऐसा कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता चाइना के साथ। अगर मैं बिहार को एलिमिनेट कर दूं, बाकी सब में बिहार की ऑप्शन थी, तो मेरा सिर्फ ए बच जाता। तो अल्टीमेट अगर मुझे बाकी तीन ना भी पता हो, इतना पता हो कि बिहार चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो भी मेरा ये आंसर करेक्ट हो सकता है। ओके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर इसको बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ। इसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, उसको क्या नाम दिया गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसको जॉनसन लाइन 1865 में, मतलब शो द एक्साइड चेन इन द जम्मू कश्मीर अंडर इंडिया कंट्रोल। मोरओवर जो अब इसमें एक डिस्प्यूट चलता रहता है, जो दो लाइनें हैं, एक है मैकडोनल्ड लाइन, एक है जॉनसन लाइन। जो जॉनसन लाइन है वो क्या करती है, वो दिखाती है एक्साइड चेन को जम्मू कश्मीर, लाइक एक्साइड चेन इन जम्मू कश्मीर, इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर द इंडिया कंट्रोल। और जो मैकडोनल्ड लाइन है वो दिखाती है ये जो एरिया है वो किसके अंदर है, चाइना के कंट्रोल के अंदर है। जो इंडिया है वो मानता है जॉनसन लाइन को, जो चाइना है वो मानता है मैकडोनल्ड लाइन को। इसी बात को लेकर इनके बीच में डिस्प्यूट चलते रहते हैं। ओके, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज बिमल जलन कमेटी। बिमल जलन कमेटी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है उनके लिए बनाई गई थी, सेटअप किया गया था रिव्यू करने के लिए। जो भी हमारी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है ऑफ द आरबीआई हैज टू डिसाइड टू द रिकमेंड ट्रांसफर ऑफ सरप्लस रिजर्व टू द गवर्नमेंट in staggered manner over the 3-5 year based and determined and predetermined formula. इसके like बिमल जलन कमेटी is related to the economic capital framework for the Reserve Bank of India. इस बात को आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग पीरियड एवरेज। अब ये क्या है, It is the average rainfall recorded during the month of June to September calculated during the last decade. नहीं भी, ऐसा कुछ नहीं है। It is kept as a benchmark while forecasting and quantitative rainfall for the monsoon season every year. हाँ, इसको एक बेंचमार्क की तरह लिया जाता है, किसको, लॉन्ग पीरियड एवरेज को, कि लाइक लास्ट ईयर मतलब कितनी बारिश होनी चाहिए था, जो ये एक्सपेक्ट करने के लिए कि मॉनसून में कितनी ज्यादा रेनफॉल होगी, उसकी क्वांटिटी को फोरकास्ट करने के लिए। जो पहला है वो कैसे इनकरेक्ट हो जाता है, ये एवरेज रेनफॉल रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू सितंबर कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द 50-year पीरियड। यहाँ पर है लास्ट डेकेड, बाकी सब ठीक था, यहाँ पर उन्होंने लास्ट डेकेड का मतलब 10 साल में, लेकिन वहां पर 15 साल है। ठीक है, इस बात का हमने ध्यान रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किसकी ऑप्शन है वो किसकी वजह से एलिमिनेट हो रही है, बिकॉज जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है वो जून टू सितंबर एवरेज रेनफॉल रिकॉर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू सितंबर कैलकुलेट की जाती है गई है ड्यूरिंग द 15 years नॉट 10 years। इस बात को ध्यान में रखोगे। अगर मोर देन 10 लिखा होता तो हम इसको सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सीधा 10 लिखा है, वो हम नहीं मान सकते। जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होती है ये मॉनसून सीजन ओवर द कंट्री 89 सेंटीमीटर है, जो कैलकुलेट की गई है, कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड ऑफ 1951 से लेकर 2000 में ये कैलकुलेट की गई थी। और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो मेंटेन करती है 5 रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरीज इन इंडिया। वो कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरीज है, उनका स्केल कैसे है, नॉर्मल और नियर नॉर्मल। अब नियर नॉर्मल और नॉर्मल में क्या है, मतलब जब जो परसेंटेज है डिपार्चर ऑफ एक्चुअल रेनफॉल वो कितनी होगी, +-10% ऑफ एलपीए। मतलब जितनी भी बारिश हुई थी, लाइक 89 सेंटीमीटर है, 89 सेंटीमीटर का यहाँ तो प्लस लाइक उससे 10 ज्यादा चले जाए या 10 कम हो जाए तो वो क्या होगी, नॉर्मल। बिलो नॉर्मल अगर वो 10% से कम चली जाए और दैट इज 90 to 96% ऑफ एलपीए। अबव नॉर्मल अगर कितनी हो जाए, अगर मैं 100 की बात करूं 110% तक चली जाए तो। डेफिशिएंट अगर 90% से भी कम चली जाए जो एक्चुअल रेनफॉल है, और एक्सेस मतलब 110 से ही ऊपर चली गई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड। ओके, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इट इज मॉडल ऑन द लाइन ऑफ वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट रेजेस फंड थ्रू द बॉन्ड इशू बाय द वर्ल्ड कैपिटल मार्केट, ये बिल्कुल ठीक है। ऑल द मेंबर ऑफ बैंक आर फ्रॉम एशिया, नहीं भाई सारे मेंबर इसके एशिया से नहीं है, ये हमारा गलत है। हाँ, ये लाइन ऑफ ये मॉडल है किसके ऊपर, लाइन ऑफ द वर्ल्ड बैंक, और ये बॉन्ड और इशू करके अपने जो कैपिटल है उसको इंक्रीज करते हैं। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसमें टोटल 68 मेंबर्स हैं, जिसमें से जो 48 मेंबर्स है वो एशियन पैसिफिक रीजन से, और बाकी 19 जो मेंबर है वो अलग अलग रीजन से हैं। अगर मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूं, ये 1966 में बना था और इसका हेडक्वार्टर है मैनीला, फिलीपाइंस में।
और इसका मॉडल रिलेटेड टू लाइक बिल्कुल सिमिलर है वर्ल्ड बैंक की तरह, लाइक इसकी जो वोटिंग सिस्टम की तरह डिस्ट्रीब्यूशन विद मेंबर एंड कैपिटल डिस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन बिल्कुल वर्ल्ड बैंक की तरह है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो लाइक डिफाइन करता है इटसेल्फ को एज अ सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डेडिकेटेड टू, जिसका मेन काम क्या है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना एशिया में और एशिया एंड पैसिफिक थ्रू द इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, environmental sustainability growth and regional integration. This is carried out through the investment, मतलब अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये करता है, जैसे कि या तो किसी को लोन दे देगा या किसी को ग्रांट दे देगा या इंफॉर्मेशन शेयर करेगा इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर सर्विस, फाइनेंशियल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में लाइक इसे हेल्प कैसे करता है, उनकी हेल्प करता है ताकि वो क्या डाटा क्यों शेयर करता है, जो वो अपना जो क्लाइमेट इम्पैक्ट ताकि वो अपने कुछ एक स्ट्रेटेजीज बना सके, उन्होंने कैसे नेचुरल रिसोर्सेज और बाकी एरियाज में कैसे उसको यूज करना है। इसकी जो मैं ये बता चुकी हूँ टोटल 68 मेंबर्स हैं, जो 49 मेंबर्स हैं वो एशियन स्पेसिफिक रीजन के और 19 मेंबर कहाँ के हैं, बाकी रीजन के हैं। और ये अपना फंड कहाँ से करता है, जैसे वर्ल्ड बैंक लाइक वर्ल्ड कैपिटल मार्केट में अपने बॉन्ड इशू करता है, उसके साथ ही इसका क्या हो जाता है लाइक अपने फंड इशू लाइक फंड इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज लेगेसी डाटा एसोसिएटेड विद। जो लेगेसी डाटा है वो रिलेटेड है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के साथ, ओके, एनआरसी के साथ रिलेटेड है लेगेसी डाटा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम एक बार देख लें लेगेसी डाटा है क्या। जो डॉक्यूमेंट है जो 1951 में एनआरसी हुआ था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एंड इलेक्टोरल रोल अप टू द 24 मार्च 1971, कलेक्टिव दोनों का जो कलेक्शन ऑफ डाटा है उसको क्या कहा जाता है, लेगेसी डाटा। मतलब जिन लोगों के नाम या तो 1951 एनआरसी में हो और दूसरा क्या उनका नाम लाइक एज अ रजिस्टर हो बिफोर लाइक 24 मार्च 1971 तक, वो लाइक इन द इलेक्टोरल रोल अप टू द मिडनाइट ऑफ 24 मार्च 1971 को, उसको क्या कहा जाता है, लेगेसी डाटा। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है, डेटाबेस है जो प्रोवाइड कर ऑफ दैट पीरियड जिसमें लोगों के नाम है और लाइक वेरियस नंबर ऑफ पर्सन टुगेदर एडमिशेबल टू प्रोवाइड एंड क्लेम द इंक्लूजन ऑफ द एनआरसी। अभी रिसेंटली सीए एक्ट स्टार्ट हुआ था, उसके लिए ये लेगेसी डाटा बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान में रखोगे, दिस इज रिलेटेड टू द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट, वो किसके अगेंस्ट नहीं की जा सकती। पीआईएल हम लोग देखते रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज है इनके अगेंस्ट तो हम लोगों को न्यूज में देखने को मिलता रहता है। लेकिन जो प्राइवेट पार्टी होती है उसके अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं फाइल की जा सकती। जो पीएल है वो लाइक बाकी सबके साथ की जा सकती है लेकिन प्राइवेट के साथ नहीं की सकती। मगर जो प्राइवेट पर्सन है वो इंक्लूड कर सकता है पीआईएल एज अ रिस्पोंडेंट आफ्टर कंसर्न टू द स्टेट अथॉरिटी। स्टेट अथॉरिटी के साथ कंसर्न करके उसके साथ उसको लाइक पीआईएल एज अ रिस्पोंडेंट उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि जो प्राइवेट फैक्ट्री एक मुंबई में इन विच कॉजिंग पोल्यूशन, जो पोल्यूशन कॉज कर रही है, देन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ मुंबई। मतलब उसमें स्टेट अथॉरिटी को कंसर्न करके कि जो गवर्नमेंट ऑफ मुंबई और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और वो लाइक उस फैक्ट्री को इंक्लूड किया जा सकता है, ओके। सिर्फ अगर हम उस फैक्ट्री को इंक्लूड करें वो पीआईएल में नहीं आता। पीआईएल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम लोगों को पता होना चाहिए जो पीआईएल का मतलब जो होता है एक तरह का लीगल एक्शन है जो स्टार्ट किया जाता है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट को लेके, जनरल इंटरेस्ट को लेके, जिसमें क्या हो सकता है किसी भी लाइक लोगों का लाइक किसी भी क्लास, पब्लिक और कम्युनिटी विच पेक्यूनरी इंटरेस्ट और सेम और सम इंटरेस्ट बाय विच देयर लीगल राइट्स और लायबिलिटीज आर अफेक्टेड, जिससे उनके जो लीगल राइट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट हो रहे हैं उसके अगेंस्ट वो पीआईएल डाल सकते हैं। जो पीआईएल है वो एक एक्सप्लिसिट पर्पस है किसके लिए, जो अलाइनेट होती है लाइक जो सफरिंग लोग झेल रहे हैं, किसी भी तरह का लाइक इंटेंसिव ट्रीटमेंट होता है ह्यूमन बींग्स के साथ, उनका लाइक किसी के भी द्वारा, चाहे वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो हमारी जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज है उनके द्वारा हो रहा है, तो लाइक उनके अगेंस्ट पीआईएल एक की जा सकती है। जो पीआईएल का जो वर्किंग है एज एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फॉर द सोशल चेंज। अगर आपको अपनी सोसाइटी में किसी भी तरह का इनजस्टिस होता दिख रहा हो, मतलब किसी पर्सन के साथ नहीं, किसी फैक्ट्री की वजह से लोगों के साथ इनजस्टिस, मान लो कि आपके एरिया में कोई फैक्ट्री ऐसी है जो बहुत ज्यादा गंद डालती है और वो
पोल्यूशन क्रिएट करती है, और जो वो फैक्ट्री है वो किसकी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट के तहत चल रही है, तो आप उसके अगेंस्ट PIL फाइल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है वन कंट्री टू सिस्टम इज एसोसिएटेड विद। वन कंट्री टू सिस्टम हमारा एसोसिएटेड है चाइना के हांगकांग रीजन के साथ। अभी यहाँ पर अगर तो हांगकांग होता तो हम सीधा हांगकांग को मार्क करते, लेकिन जो वन कंट्री टू सिस्टम है वो रिलेटेड टू है हांगकांग। इसके लिए आपको जो पता होना चाहिए एक क्या है, लाइक ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है जो फॉर्मुलेट किया गया बाय द डैंग जियोपिंग ऑफ द पैरामाउंट लीडर ऑफ द पब्लिक पीपल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना फॉर द रीयूनिफिकेशन ऑफ चाइना ड्यूरिंग द अर्ली 1980। अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको सिंपल वर्ड में अगर एक बात बताऊं कि जो ब्रिटेन था उसने लाइक जो थर्ड ओपियम वार हुई थी उस टाइम पे जो हांगकांग था उन्होंने हथिया लिया था। उसके बाद उन्होंने वो हांगकांग वाला रीजन चाइना को दिया एक पॉलिसी के तहत। उस पॉलिसी का नाम क्या था, लाइक एक प्रिंसिपल के तहत, उस प्रिंसिपल का नाम था वन कंट्री टू सिस्टम। मतलब वहां पर जो उस कंट्री में लाइक हांगकांग में दो तरह के सिस्टम होंगे, मतलब वो बिल्कुल चाइना के डोमिनेशन में नहीं होंगे। मतलब हांगकांग का अपना फ्लैग है, अपनी लैंग्वेज है, अपने वहां पे उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसके साथ चलेंगे, उनके ऊपर सीधा सीधा चाइना का राज नहीं होगा। अभी इसीलिए हम लोग देखते हैं, कभी भी हम लोगों ने नहीं सुना होगा कि चाइना में किसी तरह का जो है वो स्ट्राइक हुई हो, लेकिन हांगकांग में हमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता रहा है। उन्होंने लाइक ये अभी जो 2047 में ये जो सिस्टम है ये खत्म हो जाना है, तो वो बिल्कुल ही हांगकांग किसके अंदर आ जाना है, चाइना के अंदर आ जाना है। तो वहां के लोग जो है वो रेगुलरली प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि हम लोगों को अलग करो, हम चाइना का पार्ट नहीं रहना चाहते। उनके पास इतनी लाइक फैसिलिटीज हैं कि वो लाइक क्या कर सकते हैं, वो स्ट्राइक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट। ये सिस्टम ये क्या है, इट इज fully secured system having 4 layer of security। भाई इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट ये fully secured system तो है नहीं, fully secured system हो, लेकिन इसमें 4 layer of security को लेके क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज इट इज developed by the Election Commission of India for the use of service voters। हाँ, ये दिस ऑप्शन 2 इज करेक्ट, लेकिन ऑप्शन 1 पे हमें डाउट है, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर चले जाते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है, इट इज फुली सिक्योर्ड सिस्टम है, इसमें 2 लेयर्स है, 4 लेयर्स नहीं है। इसमें जो सीक्रेसी है उसको मेंटेन किया जाता है बाय यूजिंग OTP एंड पिन, और उसमें एज सच कोई डुप्लीकेशन नहीं है। पोस्टेड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड वोटर, मतलब जो QR कोड के थ्रू ये पॉसिबल है। ओके, मतलब ये 2 लेयर सिस्टम है, 4 लेयर सिस्टम नहीं है। 2 लेयर मतलब OTP और पिन को लेके है, और कोई एज सच डुप्लीकेशन इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये जो डेवलप किया गया है, डेवलप बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने अकेले नहीं किया, विद द हेल्प ऑफ CDEC। CDEC क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ओके, दैट्स ऑल फॉर इट। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसमें कौन कौन सी क्लास के जो है लाइक कौन कौन एलिजिबल होगा ET-PBS से वोट डालने के लिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सर्विस वोटर्स हैं, अदर देन दोज हु ऑफ द प्रॉक्सी वोटिंग, जिन्होंने लाइक ऑप्ट कर लिया प्रॉक्सी वोटिंग, उनके अलावा जो है वो सारे सर्विस वोटर और वाइफ ऑफ सर्विस वोटर्स हु ऑर्डिनरी रिजाइड विद हम। लाइक ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो जॉब है एक स्टेट की दूसरे लाइक एक ब्लॉक रहता बंदा कहीं, उसका जन्म कहीं हुआ है, तो मतलब उसके जो वोटर कार्ड है वो तो किसी और स्टेट का बना हुआ है, लेकिन वो जॉब किसी और स्टेट में कर रहा है, तो उसके लिए क्या बनाया गया है, उसके लिए हमारे यहाँ लाइक इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट का जो वो अपनी वोट को दे सके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ओके, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है वो रिलेटेड टू ईरान है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ये लाइक एक ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ इरानियन आर्म्ड फोर्सेज, जो कब बनाई गई थी, इरानियन रेवोल्यूशन 1979 के द्वारा। ओके, अब इस बात को ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 28। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी इज एसोसिएटेड विद, इट इज एसोसिएटेड विद स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, मतलब स्टेट की कैसे फंडिंग होगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। ये कौन सी कमेटी है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी इसके साथ एसोसिएटेड है। जो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 ये इंड्रोज द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन सीइंग फुल जस्टिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एज वेल एज ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, इसका मतलब इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश द फेयर प्लेइंग फील्ड फॉर द पार्टीज विद लेस मनी। अब यहाँ पर क्या है, जो कमेटी है उसने रिकमेंड की है 2 तरह की लिमिटेशन,
स्टेट की फंडिंग को लेके। पहले उन्होंने क्या बोला है, जो स्टेट के फंड्स है वो बिगिन होंगे ओनली टू द नेशनल एंड स्टेट पार्टीज को ही एलोकेट किए जाएंगे, एंड जो सिंबल है नॉट अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मतलब जो भी फंडिंग के लिए आप लोग सिंबल को यूज करोगे, किसी कैंडिडेट को यूज नहीं करोगे। दूसरा क्या है, दैट ये शॉर्ट टर्म स्टेट फंडिंग होगी, शुड ओनली बी गिवन इन अ काइंड, मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए होगी, ये कुछ एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी जो रिकॉग्नाइज करेगी पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये क्या है, इन्वेस्टर ऑन फंड एंकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है द गवर्निंग काउंसिल ऑफ NIIF इज चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। तो इसके साथ जो हमारे ऑप्शन 1 और 2 दोनों क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो ऑल्टरनेट लाइक इन्वेस्टमेंट फंड है 2006 में विद प्लान, उसका मेन प्लान क्या, प्लान कॉर्पस ऑफ 40,000 करोड़। जो इंडियन गवर्नमेंट है हैज 49% और उनके स्टेक है NIIF में, विद रेस्ट ऑफ जो बाकी जो मार्क्यू है वो कहाँ पर है, डोमेस्टिक मार्क्यू किसका है, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर का, जैसे कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, HDFC ग्रुप, इन सब का। ओके, अब इसमें जो NIIF है उसमें वो करंटली मैनेज करता है टोटल 3 तरह के फंड, जो फंड है वो रजिस्टर किए जाते हैं, रजिस्टर्ड एज अ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। वो 3 फंड कौन कौन से हैं जिनको लाइक रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मास्टर फंड, फंड्स ऑफ फंड एंड स्ट्रेटेजिक फंड। जो मास्टर फंड है वो एक तरह का फंड है जो फोकस करता है क्रिएटिंग अ स्केलेबल सेक्टोरल प्लेटफॉर्म इन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोलैबोरेशन विद स्ट्रॉन्ग एंड रेप्यूटेड ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पार्टनर्स। जो फंड्स ऑफ फंड है ये फोकस करता है एंकरिंग ऑन द इन्वेस्टिंग इन क्रेडिबिलिटी एंड रेप्यूटेड थर्ड पार्टी मैनेजर विद अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड। मतलब ये क्या है कि फंड किसी की है, अब इम्प्लीमेंट कोई कर रहा है, मतलब वो कौन कर रहा है जिसका ट्रैक अच्छा है इन केस ऑफ लाइक ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने का। जो स्ट्रेटेजिक फंड है ये फोकस करता है इन्वेस्टिंग इन स्ट्रेटेजिक एसेट एंड प्रोजेक्ट विद द लॉन्गर टर्म है। स्ट्रेटेजिक फंड्स ऑफ फंड है कि जो थर्ड पार्टी है वो इसको हैंडल करती है। मास्टर फंड है ये फोकस करता है सेक्टोरल प्लेटफॉर्म कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता था क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज गहरबाजी इज अ ट्रेडिशन एसोसिएटेड विद द पॉपुलर सिटी। जो गहरबाजी है वो प्रयागराज के साथ एसोसिएटेड एक ट्रेडिशन है। ये क्या है, लाइक एक तरह की रेस होती है और जिसको बोलते हैं इक्का रेस, मतलब इसमें घोड़े हैं जो लाइक हॉर्स ड्रिवन कार्ट लाइक एट एन कार्ट कॉल्ड, इसको घोड़ाबाजी बोल रखा है, घोड़बाजी होता है एंड ऑर्गेनाइज ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ होली मंथ ऑफ सावन इन द प्रयागराज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 31। If you want to see घड़ियाल in their natural habitat, which of the following is the best place to visit? अब मैं आपको बता दूं जो घड़ियाल है वो उनका नेचुरल हैबिटेट कहाँ पर है इंडिया में, चंबल रिवर में। ओके, अगर हम लोगों को घड़ियाल रिवर देखने तो हमें कहाँ मिल सकते हैं, वो मिल सकते हैं चंबल रिवर में। ये कहाँ होते हैं, लाइक इट इज अ नेटिव ऑफ सैंडी फ्रेश रिवर वाटर में ये पाए जाते हैं। और इसका जो अगर हम घड़ियाल का जो स्टेटस है उसके बारे में देखें, ये साइट्स अपेंडिक्स 1 में आते हैं इंडिया में, मतलब और ये प्रोटेक्टेड है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और जो घड़ियाल्स हैं आर ब्रेड इन द, मतलब ये कब ब्रेड करते हैं इन द कैपिटिविटी ऑफ द नेशनल चंबल सेंचुरी एंड इन घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर नेपाल चितावन नेशनल पार्क में। ओके, अगर हम बात करें इंडिया में घड़ियाल की पॉपुलेशन है वो आर प्रेजेंट इन द, वो कहाँ है, रामगंगा रिवर इन कॉम्बैट नेशनल पार्क, गिरवा रिवर इन केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गंडक रिवर डाउनस्ट्रीम इन द त्रिवेणी ब्रेंज ऑफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड एडजेसेंट टू द, जो किसके एडजेसेंट है, भारवा सेंचुरी के। ओके, चंबल रिवर इन द नेशनल चंबल सेंचुरी, जो चंबल रिवर जो नेशनल चंबल रिवर सेंचुरी है वहां पर ये नेचुरली पाए जाते हैं, बाकी जगह पर इनको भेजा लेके जाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी इज एसोसिएटेड विद क्रिप्टो करेंसी। ओके, सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी इज एसोसिएटेड विद क्रिप्टो करेंसी। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी के बारे में। ये सेटअप की गई थी इनटू द लाइक चेक करने के लिए कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको लीगलिटी देनी है, और जो ब्लॉकचेन चलती है सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द फाइनेंस मिनिस्टर। अपनी रिपोर्ट किसको दी थी, फाइनेंस मिनिस्टर्स को।
रिकमेंड किया था जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसको बैन किया जाए इंडिया में। इसका जो ड्राफ्ट लाइक इट हैज ड्राफ्टेड अ लॉ द बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019। ओके, ये जो कमेटी है उसने ये भी कहा था गवर्नमेंट शुड कीप एन ओपन माइंड ऑन द पोटेंशियल इंश्योरेंस ऑफ द क्रिप्टो करेंसी बाय द आरबीआई। अब यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी को लेके था उसके लिए कौन सी हमारी जो कमेटी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी। और इन्होंने इंडिया को बोला है कि इसको बैन किया जाए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करवाई थी? 2019 में। ओके, it neither act as a store of value nor they are a medium of exchange। मतलब ना तो हम लोग इसकी जो वैल्यू है उसको लाइक बता सकते हैं ऐसा कितने, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, अगर आप लोगों ने हमारी विजन आईएएस की मैगजीन को लाइक उसके आर्टिकल्स को रेगुलरली सुनते हो तो आपको देखा होगा जो हमने मार्च की मैगजीन है उसमें डिस्कस किया था क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि लाइक इसका रेट ऐसा कोई मेंशन होता है, जैसे आपके पास 500 का नोट है वो 500 का ही रहेगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अगर वो मार्केट में ज्यादा आ गई है तो आपके पास जो 1000 की जिसकी वर्थ वैल्यू 1000 थी वो 1 रुपये भी हो सकती है। मतलब इसकी जो वर्सैलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 33। 33 हमारा रिलेटेड टू है डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। नहीं भाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर नहीं आता। इट इन्फोर्स द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990, मतलब फेमा एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000। ये इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। जो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है ये इन्फोर्स करता है फेमा 99 और पमला 2002। ओके, जो इसके साथ जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है। पहला क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज ये फाइनेंस के साथ रिलेट करता है और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर नहीं आता। हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के बारे में। ये क्या है? एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो क्या एंड इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इन्फोर्स करने के लिए भी जितने भी इकोनॉमिक लॉ है टू फाइट विद द इकोनॉमिक क्राइम्स इन द इंडिया। अगर इंडिया में किसी भी तरह का क्राइम हो रहा है जो इकोनॉमिक के साथ रिलेटेड है तो उसके साथ डील करने के लिए कौन होता है? डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ये पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड इसके कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट हैज कंपोज्ड ऑफिसर। इसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर, द इंडियन कॉर्पोरेट लॉ ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इसमें आ जाती हैं। जिसका मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इन्फोर्समेंट करना दो की एक्ट को। पहला क्या है? फेमा 1999, दूसरा क्या है? पमला 2002। पमला क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसका जो ट्रायल है फॉर द ऑफेंस पनिशेबल वो किसके अंदर आता है? सेक्शन 4 ऑफ पमला, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और डेजिग्नेट वन और मोर सेशन कोर्ट एज अ स्पेशल कोर्ट। ओके, जो कोर्ट है उसको पमला कोर्ट भी कहा जाता है। जो कोई भी अपील होगी अगेंस्ट द पमला पास वो कहाँ पर किसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है? डायरेक्टली पमला के अंदर, एंड कैन डायरेक्टली फाइल्ड विद द हाई कोर्ट फॉर द जुरिस्डिक्शन। मतलब उसको डायरेक्टली और हाई कोर्ट के अंदर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिमला डिक्लेरेशन। सिमला डिक्लेरेशन के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। ये क्या है? इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ गुड नेबरली रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड चाइना पोस्ट 1962 वॉर। दिस सिमला डिक्लेरेशन का आई डोंट थिंक सो किसके साथ मतलब इतना है। थोड़ा अगला देखते हैं। इट एम्फसाइजेज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल स्टेट। हाँ, सिमला कॉन्फ्रेंस के लिए जो ऑप्शन 2 है दैट इज अल्टीमेटली करेक्ट, लेकिन ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाती है। जो सिमला एग्रीमेंट है वो साइन किया गया बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मतलब ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है सिमला एग्रीमेंट, ये चाइना के साथ नहीं है। ये कब किया गया था? 2 जुलाई 1972 को, विच वॉज मच मोर देन अ पीस ट्रीटी। एक तरह की पीस ट्रीटी थी जिसका काम किया था। जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं 1971 के बारे में उसके जो नुकसान हुआ उसका विड्रॉल कर और जो ट्रूप्स है उनको उनके वहां अपने ट्रूप्स को वापस मंगवाना और उनके ट्रूप्स को वापस भेजना। इट वॉज अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट फॉर द गुड नेबरली रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नॉट इंडिया एंड चाइना। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग जो सिमला डिक्लेरेशन के बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये सिमला जो डिक्लेरेशन है ये सिमला एग्रीमेंट के द्वारा के अंडर आती है। बोथ कंट्रीज ने इनमें पार्टिसिपेट किया था टू कन्फ्लिक्ट किसके लिए? टू अंडरटुक
countries undertook to abjure conflict and confrontation which had marred relation in the past, मतलब जिनके पहले बुरे रिलेशन थे उनको कवर करने के लिए, and work toward the establishment of durability, peace, friendship and cooperation. जो सिमला एग्रीमेंट है वो कंटेन करता है सेट ऑफ गाइडलाइन प्रिंसिपल mutually agreed to by India and Pakistan when which both sides adhere and while managing the relation with each other. मतलब इन दोनों के रिलेशंस को अच्छा करने के लिए आफ्टर द वॉर उसके लिए ये एग्रीमेंट किया गया। जिसका मेन प्रिंसिपल क्या था, जो म्यूचुअल कमिटमेंट होगी किसके पीसफुल रेजोल्यूशन की, जितने भी इश्यूज है उनको बायलेटरली अप्रोच के साथ सॉल्व किया जाएगा और बिल्ड किया जाएगा फाउंडेशन ऑफ द कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद स्पेशल फोकस ऑन द people to people contact or to uphold the inviolability of the line of control in Jammu Kashmir which is most important CBM जो हमारा जो बॉर्डर में प्रॉब्लम आती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ओके उस चीज में लाइक पीस बनाने के लिए सिमला डिक्लेरेशन है, ये नेबरली जो अच्छे रिलेशन किसके रिगार्डिंग है, दिस इज रिलेटेड टू इंडिया एंड पाकिस्तान, नॉट इंडिया एंड चाइना। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू घग्गर रिवर। ओके घग्गर रिवर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या, इट इज ओरिजिनेटेड इन द शिवालिक हिल्स, दैट इज बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, इट फ्लो थ्रू 2 स्टेट्स ओनली, नहीं, its flow is dependent on the monsoon rainfall। हाँ ये इसको फेड कौन करता है, लाइक इसका फ्लो जो है कम या ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है, मानसूनल रेनफॉल के ऊपर, और ये शिवालिक हिल से लाइक ओरिजिनेट होती है। और अगर हम बात करें तो इट ओरिजिनेट इन द लाइक ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लाइक दसोगी इन द शिवालिक हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसके बाद ये पंजाब में जाती है, हरियाणा में जाती है, फिर राजस्थान में, फिर ये सिरसा हरियाणा में जाती है। लाइक ये सिर्फ 2 स्टेट में नहीं जाती है, पंजाब हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सब में ये जाती है। तो सिर्फ 2 इसका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जो रिवर है उसको घग्गर कहा जाता था पहले बिफोर द ओटू बैरेज एज द हकरा डाउनस्ट्रीम ऑफ द बैरेज। ओके इस बात को आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज रिलेटेड टू बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ओके अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में क्या है यहाँ पर, इट इज टर्म्ड एज द फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ द इंडियन टेरिटरीज। यस ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या, इट इज द ओनली सेंट्रली आर्म फोर्स to have their own air wings, marine wings and artillery regiments। ओके ये इसका जो ऑप्शन दोनों है वो हमारे क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन। आई डोंट थिंक देख लेते हैं थोड़ा सा। जो बीएसएफ है उसका जो मेन काम क्या है, प्राइमरली फोकस ऑन द बॉर्डर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन काम क्या है, इसमें बॉर्डर को लाइक फ्रंट लाइन पे ये रहते हैं। और ये वन ऑफ द जो हमारी 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है उनमें से एक है। और ये कब बनी थी, 1965 की वॉर के दौरान इसको किया गया था। किसके लिए, तो जो इंश्योर किया जा सके सिक्योरिटी को हमारे बॉर्डर्स पर, और जो भी हमारे इंडिया के जो लाइक बॉर्डर है जहां लगते हैं उन मैटर्स को खत्म करने के लिए। ये एक सेंट्रली आर्म्ड फोर्स है जो चार्ज करती है विद द गार्डिंग इंडियाज लैंड बॉर्डर ड्यूरिंग द पीस टाइम एंड प्रिवेंटिंग ट्रांजिशनल क्राइम। ये जो भी क्राइम उन सबको कौन रोकता है, बीएसएफ। और ये किसके अंदर आती है, इट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और जो बीएसएफ है उसके पास अपना एक कैडर है ऑफ द ऑफिसर्स, बट इट्स हेड जो इसका हेड है वो डेजिग्नेट होता है एज अ डायरेक्टर जनरल। सिंस जब से ये राइजिंग हैज बीन एन ऑफिसर फ्रॉम द आईपीएस, जो भी आईपीएस रैंक के होते हैं उनमें से एक उसको ये पोस्ट मिलती है डायरेक्टर जनरल की। नेक्स्ट ये क्या है, ये एक आर्म्ड फोर्स है यूनियन ऑफ इंडिया की, जिसके जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की असाइनमेंट जिनको मिलती रहती है। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास क्या है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके हम इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है वो किसके अंदर आता है, इट कॉन्स्टिट्यूट अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नहीं, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर नहीं आता। इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये बिल्कुल करेक्ट है। अप्रूवल ऑफ द एनबीडब्ल्यूएल इज मैंडेटरी फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज इन द नेशनल पार्क। ओके तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसका जो आंसर है वो क्या करेक्ट हो जाता है, 1 and
सॉरी 2 and 3 ओनली, बिकॉज 1 हमने पहले ही बता दी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज ये आता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। अगर मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, इसका काम क्या है? एडवाइस देना इन नेचर एंड एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किस काम में? किसी भी तरह की अगर पॉलिसीज बनानी है रिलेटेड टू द मेजर फॉर द कंजर्वेशन फॉर ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसका अलग इसके पास जो पावर है वो क्या है? रिव्यू करना वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स को एंड अप्रूव करना जितने भी प्रोजेक्ट्स है अराउंड द नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38। वो क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ओके यहाँ पर क्या है? इट वॉज एस्टेब्लिश अंडर द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 1981 में ये इसका कुछ एज सच नहीं था। इट प्रोवाइड्स द टेक्निकल सर्विसेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो भी ये ठीक है, ये टेक्निकल जो टेक्निकल सर्विसेज है मिलिट्री ऑफ द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वो उसकी प्रोविजन देता है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी गलत हो जाती है। क्यों? बिकॉज ये 1974 में बना था अंडर द वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974। ओके, हम लोगों को ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया था? अंडर द एयर प्रिवेंशन एक्ट 1981। नहीं, ये वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 के अंदर बना था। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सीपीसीबी के बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। ये एक इंटरेस्ट दिलवाती है। इसका जो पावर एंड फंक्शन अंडर द एयर, इसके जो ये इसमें जो भी आते हैं जो फंक्शंस एंड पावर्स, इनको कहाँ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट से भी मिलते हैं, लेकिन ये बनी किसके अंदर है? वाटर प्रिवेंशन एक्ट के तहत बनी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, कितने स्टेटमेंट्स है हमारे पास? टोटल 2 स्टेटमेंट्स हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? करबी मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मेन इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। जो करबी मेघालयन प्लेट्यू है वो एक्सटेंशन है किसकी? इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू की। मार्केट हिल्स इज अ पार्ट ऑफ कबरी एंग्लोंग प्लेट्यू। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारे दोनों ऑप्शन है वो क्या हो जाती है? करेक्ट। थोड़ा सा हम लोग कबरी एंग्लोंग के बारे में पढ़ लेते हैं। जो कबरी मेघालय प्लेट्यू है वो एक इनफैक्ट वो एक्सटेंशन है मेन जो इंडिया हमारा इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका। एंड आर ओरिजिनली 2 डिफरेंट प्लेट्यू। 2 डिफरेंट प्लेट्यू है। कौन कौन से? कबरी एंग्लोंग प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेट्यू। इट इज बिलीव दैट ड्यू टू द फोर्स exerted by the north westward movement of the Indian plate, मतलब उसकी जो मूवमेंट हुई है प्लेट्स की वजह से वो ये कहाँ चले गया? एट द टाइम ऑफ हिमालय रीजन जो फॉल्ट बना है क्रिएटेड द राजमहल और करबी मेघालय प्लेट्यू बना। हम लोगों को पता है जब कोई जो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स हैं आपस में जब टकराती हैं तब किसका निर्माण होता है? तब होता है माउंटेन्स का निर्माण। उसी टाइम पे जो जो 2 कॉन्टिनेंट प्लेट्स टकराई थी उस टाइम पर राजमहल हिल्स का निर्माण हुआ था। और लेटर उसमें की वजह से डिप्रेशन आया, उसमें जो न्यूमेरियस रिवर्स देखने को मिली। टुडे जो आज के टाइम पे जो मेघालय एंड कबरी एनालॉग प्लेट्यू वो रिमेन डिटैच्ड है किससे? जो मेन पेनिनसुलर ब्लॉक से बिकॉज ऑफ द राजमहल हिल्स। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मनधन योजना। लघु व्यापारी मनधन योजना से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इट इंश्योर मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ ₹3000 पर मंथ टू स्मॉल शॉपकीपर, रिटेलर, traders and self-employed people. Yes, this is correct. Next is which it is to be eligible the applicant should not be covered under the employer state insurance scheme and the employer provident fund. मतलब इसका लेने के लिए वो किसी और स्कीम के अंदर नहीं आना चाहिए। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, चलिए अब हम इसके में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मनधन योजना ये एक पेंशन स्कीम है जो रिटेलर्स ट्रेडर्स को बेनिफिट देने के लिए दी गई है ओवर द 3 करोड़ जो भी हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं हमारी कंट्री में। अब ये क्या एक तरह की एक्सटेंशन है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना की, जो कि बेनिफिशियरी उनको एलिजिबल बनाएगा फॉर द मंथली पेंशन ऑफ 30,000 आफ्टर द एज ऑफ 60। ओके, अब इसमें क्या जितने भी शॉपकीपर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनको इन्वॉल्व किया गया एज वेल एज जितने भी रिटेल ट्रेलर्स है और विद जीएसटी टर्नओवर जिनका कितना है ₹1.5 करोड़ से कम है और वो किस रेंज के बीच में आ रहे हैं? 18 से 40 के बीच में आ रहे हैं, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या है?
40+9 रिकमेंडेशन इज एसोसिएटेड विद, जो 40+9 रिकमेंडेशन है दैट इज रिलेटेड टू लाइक FATF, फाइनेंशियल आर्ट्स एक्शन टास्क फोर्स। ओके, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस रिकमेंडेशन में है क्या। जो FATF की प्राइमरी पॉलिसीज है इशू की जाती है फॉर द 40 रिकमेंडेशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग इन 1990 एंड कुछ है कि 9 स्पेशल रिकमेंडेशन है किसके लिए, ऑन द टेररिज्म फंडिंग को लेकर। इसकी रिकमेंडेशन सीन की जाती है ग्लोबली एज अ वर्ल्ड स्टैंडर्ड इन एंटी मनी laundering, as well as many countries have made a commitment to put a 40 recommendation in a place. The recommendation cover the criminal justice system and law enforcement, international cooperation and financial system and its regulation. अगर हम बात करें टुगेदर क्या है, जो 40 रिकमेंडेशन स्पेशल रिकमेंडेशन ऑन टेररिज्म फाइनेंसिंग को लेके है, उसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वो ये सेट करती है। ओके, अगर हम बता दूं जो लाइक रिसेंटली जो पाकिस्तान है उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है, क्योंकि किसके लिए, बिकॉज वहां पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है वो देखने को मिलते हैं। ओके, लाइक जो टेररिस्ट है उनको फंडिंग की जाती है, इसलिए उसको क्या है ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। नेक्स्ट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा इसका पार्ट नहीं है? पहला है सत्यामंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बिल्कुल ठीक है, ये इसका पार्ट है। नेक्स्ट इज बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट इज रालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज ऑल्सो अ पार्ट, लेकिन जो मुरुगुवानी नेशनल पार्क है वो इसका पार्ट नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जो एक इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है इन द वेस्टर्न घाट, इन द वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरी हिल्स रेंज ऑफ द साउथ इंडिया। जो नीलगिरी है वो सब क्लस्टर पार्ट है किसका, वेस्टर्न घाट का, जिसमें जिसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को के द्वारा 2012 में। इसमें इंक्लूड किया कौन है, अलारा, मधुमलाई, मुकुर्ती, नगरहोल, बांदीपुर एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ओके, एज वेल एज द जो वयानंद और सत्यामंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी इसके अंदर इसके पार्ट आते हैं। नेक्स्ट इज ब्लैक सी इज बॉर्डर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं जो ब्लैक सी है उसको वो कौन कौन सी कंट्री के द्वारा बॉर्डर करता है, पहले हमें वो बताना चाहिए। ब्लैक सी बॉर्डर के साथ कंट्रीज कौन कौन लगते हैं, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया एंड रशिया। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर। ओके, जॉर्जिया, रशिया, बुल्गारिया, यहाँ पे ऑप्शन है सीरिया, तो हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें सीरिया है। सीरिया ए में भी है, बी में भी है, आई मीन जो थर्ड दैट इज सीरिया, इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हमारे पास हो जाता है डी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ब्लैक सी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बॉर्डर की अलग, इसका बॉर्डर किसके साथ लगता है, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया एंड रशिया के साथ। ये सप्लाई करता है नंबर ऑफ मेजर रिवर्स, मतलब बहुत सारे रिवर्स है इसमें से निकलते हैं, जैसे कि दम्बी, डेनुआर, साउथबर्ग एंड डॉन एंड रियोनी। जो ब्लैक सी है ड्रेन इनटू द मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी में जाके मिलता है वाया एजियन सी एंड वेरियस स्ट्रेट एंड नेविगेबल टू द अटलांटिक ओशियन। जो बोस्फोरस स्ट्रेट है जो वो कनेक्ट करती है सी ऑफ मनारमा एंड जो स्ट्रेट ऑफ डार्डेलिस है वो कनेक्ट करती है सी टू एजियन सी के साथ। ओके, ऑफ द मेडिटेरियन, ये जिसके जो वाटर है वो सेपरेट पार्ट है किसका, ईस्टर्न यूरोप का, एंड जो कैशियस है ऑफ द एंड वेस्टर्न एशिया का। ये जो ब्लैक सी है इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द नॉर्थ एंड सी ऑफ द एजोज बाय द स्ट्रेट ऑफ कर्च। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 के द टर्म एम स्ट्रिप इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज, समटाइम्स सीन इन न्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ। जो हमें एम स्ट्राइप्स है वो बहुत बार न्यूज में देखने को मिलता है, ये किसके साथ रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। मतलब एम स्ट्राइप एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाएगा मॉनिटर करने के लिए कि कितने लाइक जो टाइगर्स हैं वो अभी पड़े हुए हैं, उनका लाइक एक तरह का मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल है। ओके, जिसमें एक तरह की कैप्चर कर ली जाएगी और उसको एनालाइज किया जाएगा कि टोटल अलग अलग तरह के जितने भी लाइक टाइगर्स हैं उनको उनकी फोटोज को कैप्चर किया जाएगा। स्ट्राइप मतलब जो टाइगर्स की स्ट्राइप्स होती हैं, हर टाइगर की अलग अलग स्ट्राइप होती है, इसके लिए इसका नाम क्या है, एम स्ट्राइप, जो उनकी स्ट्राइप के साथ आइडेंटिफाई करेगा कौन सा टाइगर और कितने टाइगर हैं और कब कौन से टाइगर को रिकॉर्ड किया गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर। ओके, अब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, ये क्या है, इट अलाउज रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज टू बी कोऑर्डिनेटेड
for rapid response to major disaster situations and combating Earth observation assets from different space agencies. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज अ चार्टर मेंबर. ओके, इसके दोनों ऑप्शंस क्या है हमारे करेक्ट हो जाते हैं. ये इसका मेन काम क्या है, कम्बैक्ट करना, कम्बैट करना जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन एसेट्स है फ्रॉम डिफरेंट स्पेस एजेंसीज को. ये जो चार्टर है ये अलाउ करता है रिसोर्सेज को एंड एक्सपर्टाइज को ताकि कोऑर्डिनेट किया जा सके रैपिड रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग एंड टू द मेजर सिचुएशंस को कैसे कम्बैट करना है. ओके, अगर हम इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर के बारे में पढ़े, ये जो वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेशन करता है थ्रू विच जो सैटेलाइट डाटा है वो अवेलेबल करवाया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. अलग अलग जो उनकी कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज को देता ताकि वो अपने डिजास्टर मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सके. ये इट इज एबल टू मोबिलाइज द एजेंसी अराउंड द वर्ल्ड एंड बेनिफिट फ्रॉम देयर know how and their satellite through the single access point and operate 24 hour 24/7 ये काम करता है. ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ. ये क्या है, करा कनाल विल कनेक्ट. करा कनाल जो हमें पता होना चाहिए वो गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड अंडमान सी को कनेक्ट करती है करा कनाल. ओके, थोड़ा करा कनाल के बारे में हम पढ़ ले. तो थाई कनाल को करा कनाल भी कहा जाता है या करा इस्थुमस कनाल भी कहा जाता है. ये रेफर करती है प्रपोजल फॉर द कनाल दैट वुड कनेक्ट गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड द अंडमान सी अक्रॉस द सदर्न थाईलैंड. ओके, जो करा कनाल है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है चाइना के मैरीटाइम जो सिल्क रोड है उसका. इसका जो एलिमेंट है इसका जो इनका एम्बिशियस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है ये कनेक्ट करने के चाइना का एक तरह के चाइना के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर लाइन परमिट. जो इनर लाइन परमिट इट रिक्वायर्ड नॉन इंडियन टू विजिट द सर्टेन एरिया. इट रिक्वायर्ड फॉर नहीं भाई, ये सिर्फ नॉन इंडियन के लिए नहीं, अगर इंडियन ने भी किसी सर्टेन एरिया में जाना है जहां पर नहीं जा सकते वहां के लिए इनर लाइन परमिट होता है. ओके, इट इशूड अंडर द फॉरनर ऑर्डर 1963. नहीं, ये 1963 ऑर्डर के तहत नहीं है. यहाँ पर क्या, इट इज ऑफिशियल ऑर्डर डॉक्यूमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट इनवर्ड ट्रेवल इंडियन सिटीजन इनटू अ प्रोटेक्टेड एरिया. मतलब जो इंडियन सिटीजन है उन्होंने अगर प्रोटेक्टेड एरिया में जाना है उनके लिए, इसका फॉरनर के साथ कुछ नहीं है. और ये किसके अंडर इशू किया जाता है, इट इज अंडर issued under the बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंदर. ओके, अब हम थोड़ा सा ILD के बारे में पढ़ लें. ये ऑब्लिगेटरी है, मतलब ये किनके लिए, इंडियंस के लिए जो इंडिया उस स्टेट से बाहर रहते हैं, जो स्टेट क्या है प्रोटेक्टेड एरिया में आती है. अगर कोई इंडियन वहां जाना चाहता है घूमने के लिए या कोई रिसर्च या स्टडी करने के लिए तो उसको पहले एक परमिशन लेनी पड़ेगी. करंटली हमारे इनर लाइन परमिट में कौन कौन आता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एंड मेघालय भी आता है एंड मणिपुर भी आता है. इस बात को आप ध्यान में रखोगे. इट कैन इशूड फॉर ट्रेवल पर्पस ओनली. ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ. 49 क्वेश्चन हमारा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कृष्णा रिवर. कृष्णा रिवर से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं. ये क्या है, पहला है इट ओरिजिनेट इन द सह्याद्री एंड फ्लो थ्रू द 4 स्टेट. ये बिल्कुल ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज करेक्ट. रिवर तुंगभद्रा विच फ्लो थ्रू द तेलंगाना ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा. नहीं भी, ये जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत होती है. जो तुंगभद्रा रिवर है वो फ्लो कहाँ से शुरू होती है, कर्नाटका में, तमिलनाडु में नहीं. बिफोर फ्लोइंग अलोंग द बॉर्डर बिटवीन कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अल्टीमेटली ज्वाइनिंग द कृष्णा रिवर. ओके, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा. मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं कृष्णा की, मेजर ट्रिब्यूटरीज जो मीट करती है कृष्णा को वो कौन कौन सी है, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा एंड मूसी. ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. आई गेस वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स आर एशियन +6. यहाँ पे हमें कौन कौन से दिए, चाइना, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, तो हम लोग को पता इनमें से कौन कौन से मेंबर है. अगर अकेला एशियन होता तो हम लोग इंडिया को स्किप करते, लेकिन एशियन +6 है तो इसमें इंडिया भी उसका पार्ट है. तो इसका आंसर क्या आएगा, 1, 2, 3 एंड 4. एशियन के कौन कौन से मेंबर है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया. अगर हम +3 की बात करें उसमें जापान एंड साउथ कोरिया ऐड हो जाते हैं. अगर 6 की बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ऐड हो जाती है. ओके, नॉर्मली एशियन में इंडिया मेंबर नहीं है, ना एशियन +3 में. इंडिया कहाँ पर मेंबर है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एशियन +6 में. ओके, इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे. सो दिस इज ऑल अबाउट
द टेस्ट थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग जो टेस्ट थर्ड था मॉक टेस्ट, आई होप आप लोग भी कर रहे हो और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली कर रहे हो। लाइक हम अभी हमने स्टार्ट किया है, हम लोगों ने कोशिश करनी है हम लोग लाइक 4 अक्टूबर तक अपने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज को कवर करें और उसके साथ अपने जो कंसेप्ट है उनको भी क्लियर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन टेस्ट की या फिर किसी भी तरह की जो पीडीएफ है जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी हम वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते हैं उनसे रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।